जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका सिविल सक्सेस चैनल में। इस कोर्स में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन कवर कर रहे हैं। पिछले सभी चैप्टर्स हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं और आज हम 4th चैप्टर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको मुझे मेल करनी है तो आप मुझे सिविल सक्सेस की ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हो। आज लेक्चर काफी दिन बाद आ रहा है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। मेरा सिस्टम हैक कर लिया गया था रैंसमवेयर हैकर के द्वारा। इस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है और अपने सिस्टम को आप कैसे सिक्योर रख सकते हो। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को देखने से पहले पिछला चैप्टर रिवाइज करके ही आए होंगे। प्रीएम्बल को समझने से पहले हमें उसका ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है कि प्रीएम्बल का पर्पस क्या है, हमें प्रीएम्बल से क्या मैसेज मिलता है। प्रीएम्बल का मतलब है एक ऐसे यूनियन को फॉर्म करना जिसमें जस्टिस हो, डोमेस्टिक पीस हो और एक कॉमन डिफेंस हो। कॉमन डिफेंस का मतलब है अगर कोई भी आउटसाइड कंट्री हमारे देश पर अटैक करती है तो एक कॉमन डिफेंस होना चाहिए जो कि देश के नागरिक को सिक्योर कर सके और जनरल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए। इसीलिए जो प्रीएम्बल में लिखा गया है वो यूनियन और सक्सेसफुल गवर्नमेंट पर जोर देता है। दूसरा पर्पस, प्रीएम्बल का पर्पस क्या है? प्रीएम्बल का पर्पस है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक कंट्री है जिस पर फ्यूचर गवर्नेंस को मेंटेन किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। प्रीएम्बल को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एग्जाम में पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाया करते। एग्जाम का ओल्ड पैटर्न क्या था? Which of the following is described as the soul of the Constitution? Fundamental rights, fundamental duties, directive principle of state policy, preamble. The preamble of Constitution is based on philosophy of India, objective resolution drafted and moved by Pandit Nehru, Indian culture, religious concept. पहले जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाया करते थे वो उसके जो ऑप्शंस होते थे वो सिंगल पॉइंट्स में थे, मतलब ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं थे। पर अभी जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी का एग्जाम पैटर्न है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी डिफरेंट है। अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Preamble has been amended only once through 44th Constitutional Amendment Act 1976. Secular, socialist and liberty were added to the Constitution through 44th Constitutional Amendment Act 1976. Which of the following is true about preamble? It is not enforceable by courts. It is part of Constitution. Preamble enshrines narrow objective of governments. अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो बहुत बढ़िया, बट अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने आप सॉल्व करोगे। तो चलिए प्रीएम्बल को जानते हैं। प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स पर्पस एंड अंडरलाइंग फिलॉसफी। इसमें बताया कि प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। इसका पर्पस क्या है, इसकी जो फिलॉसफी है उसका कारण क्या है, ये किस बेसिस पर है। प्रीएम्बल को आप कॉन्स्टिट्यूशन का कवर पेज समझ सकते हो, जैसे कि एक पिक्चर होती है और उसका ट्रेलर होता है। आप प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेलर समझ सकते हो। अगर आप प्रीएम्बल पढ़ लोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता लग जाएगा कि ये किसके बारे में है। प्रीएम्बल को पढ़ के आपको ये समझ आ जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने के बाद 26 नवंबर 1949 आखिरी दिन प्रीएम्बल को लिखा गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद प्रीएम्बल को लिखा है तो उनका क्या कारण होगा, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स में आपको ये लाइन सीधे उठाकर पूछी जा सकती है, इसलिए ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट थे जिन्होंने प्रीएम्बल स्टार्ट किया और उनको देखकर काफी कंट्रीज ने फॉलो किया, जिनमें से इंडिया एक है। एन पालकीवाला, एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इस पर भी आपको सीधे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एन पालकीवाला एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने लॉ पर बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया हुआ था और उन्होंने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, जो कि ड्राफ्ट किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा और अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा।
इंडिया का जो प्रीएम्बल है वो सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में, जिसमें इन 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को लाने का कोई मेन मोटिव नहीं था, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि इनको लाए बिना काम चल नहीं रहा था, प्रीएम्बल सही था। बट कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण इंदिरा गांधी जी ने प्रीएम्बल को अमेंड किया था, जिसमें इन 3 वर्ड्स को लाया गया। आगे हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में हमें 4 इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। पहला, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल बताता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव करने की अथॉरिटी है वो कहां से ली जाती है, पीपल ऑफ द इंडिया। हमारा प्रीएम्बल ही स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो सोर्स ऑफ पावर है वो ड्राइव की जाती है पीपल ऑफ इंडिया से। दूसरा, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इसका जो नेचर है वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक रहना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, इक्वालिटी रहनी चाहिए, सभी को समानता होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, सभी को भाईचारा रहना चाहिए। डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आप कहोगे रिपब्लिक डे तो हम 26 जैन को मनाते हैं, बट ये याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट 26 नवंबर को किया गया। तो चलिए प्रीएम्बल को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. Sovereign. वर्ड सोवरेन का क्या मतलब है? इंडिया ना ही डिपेंडेंट है और ना ही किसी अदर नेशन का डोमिनियन है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। कोई भी कंट्री हो और कोई भी अथॉरिटी हो वो इंडिया पर कंट्रोल नहीं कर सकती। इंडिया फ्री है अपने अफेयर्स को देखने के लिए। इंडिया को किस देश के साथ रिलेशन रखना है, किस देश के साथ बिजनेस करना है, वो इंडिया खुद देखेगा। कोई भी एक्सटर्नल कंट्री इंडिया पर कंट्रोल नहीं कर सकती, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री को एक्वायर कर सकती है और अपनी टेरिटरी के किसी भी पार्ट को फॉरेन कंट्री को दे सकती है। 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप को कंटिन्यू करेगा, जो कि पहले ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थी। पर इस डिक्लेरेशन ने किसी भी तरह से इंडिया की सॉवरेनिटी को कोई इफेक्ट नहीं किया और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया की मेंबरशिप का इंडिया की सॉवरेनिटी पे कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। इसका मतलब होता है वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि हमने पहले देखा, जब 1949 में प्रीएम्बल को बनाया गया तब ये वर्ड उसमें ऐड नहीं था। बाद में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र और भी काफी फॉर्म्स में किया गया है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 1955 में आबादी सेशन में रेजोल्यूशन लिया था कि वो एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करेंगे जिसका पैटर्न सोशलिस्टिक हो। अगर देखा जाए तो सोशलिस्ट का कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है कि सब कुछ सरकार हैंडल करेगी, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब गवर्नमेंट के अंडर होगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबोलिशन कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जैसे कि कैपिटलिज्म भी है और डेमोक्रेटिक भी है। किसी इंसान को अगर अपना प्राइवेट बिजनेस करना है वो भी कर सकता है और इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो वेलफेयर स्कीम्स भी लाएगी। इंडियन सोशलिज्म ब्लेंड है मार्क्सिज्म का और गांधीज्म का, बट ज्यादा झुकाव हमें गांधीयन सोशलिज्म की तरफ देखने को मिलता है ताकि एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट किया जाए। और जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाएगी 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की, उसके अलावा सभी सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स को डाइल्यूट कर दिया गया। तो इस तरीके से सोशलिस्ट वर्ड को हमारे प्रीएम्बल में इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, सेक्युलर। इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव सेक्युलरिज्म।
पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में होता है कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, और नेगेटिव सेक्युलरिज्म में होता है कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को लिया गया है। ये जो सेक्युलर वर्ड है हमारे प्रियम्बल में पहले नहीं था, इसे भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत लाया गया। पर जो वर्ड सेक्युलर स्टेट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। आर्टिकल 25 to 28 में गारंटी किया गया है कि ये आपको राइट है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आपको कोई भी बंदिश नहीं है, और इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, जिसमें हम सभी धर्मों को सेम स्टेटस देंगे और इक्वल सपोर्ट देंगे। किसी को भी रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब होता है वी द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हमने इंग्रेडिएंट्स में देखा था सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसको माना गया, पीपल को, जनता को। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब है सब कुछ जनता के द्वारा तय किया जाएगा। डेमोक्रेसी दो टाइप्स की देखने को मिलती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें सब कुछ जनता के द्वारा तय किया जाता है। अगर कोई भी बिल लेके आना है, पहले उस पर जनता वोटिंग करेगी, फिर उसको पास किया जाएगा। जनता किस तरह से वोटिंग करेगी, इसकी 4 फॉर्म्स हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है जनता के द्वारा, उसके पास सुप्रीम पावर होती है गवर्नमेंट को चलाने की और लॉज को बनाने की। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक स्टेट में 1 लाख लोग हैं, अभी 1 लाख लोग तो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, इसलिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर देते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को पार्लियामेंट में लेकर जाता है और आगे लॉज बनाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री फॉर्म में एमपीज को इलेक्ट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकते हैं लोअर हाउस को उसके एक्सपायरी टर्म से पहले, और इसका एक्सपायरी टर्म फिक्स नहीं होता। दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म, इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ही होते हैं। जैसे कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म में देखते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, और इनका टेन्योर फिक्स्ड होता है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर रिमूव नहीं किए जा सकते। अभी हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट्स को भी देख लेते हैं। ये आपको बुक्स में नहीं दिए होंगे, बट मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बता रहा हूं। रेफरेंडम, इसमें पर्टिकुलर प्रपोजल या इशू पर डायरेक्ट वोटिंग करवाई जाती है इलेक्टोरेट से। रेफरेंडम आप नेशन वाइड पर भी करवा सकते हो और लोकल फॉर्म्स में भी करवा सकते हो। जैसे कि अगर एक कंट्री में रेफरेंडम करवाना है तब भी आप वोटिंग करवा से देख सकते हो। अगर आपने किसी एक गांव में करवाना है या एक स्टेट में करवाना है वो भी आप कर सकते हो। रेफरेंडम हम किसी भी न्यू पॉलिसी या किसी स्पेसिफिक लॉ को लेकर करवा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे वेलफेयर में कितना स्पेंड करना चाहिए, पब्लिक एजुकेशन में कितना स्पेंड करना चाहिए, हाईवेज पर कितना स्पेंड करना चाहिए और पब्लिक सेफ्टी के लिए कितना स्पेंड करना चाहिए, इसके लिए आप रेफरेंडम करवा सकते हो। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें कोई भी पार्लियामेंट में बिल पास करना है तो हमने जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजा है वो पार्लियामेंट में बिल लेकर जाएगा। बट इनिशिएटिव में क्या होता है, इलेक्टोरेट खुद, आम जनता जो है वो खुद बिना लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव के अपनी पॉलिसीज को लेकर जाएंगे। इसमें किसी भी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होगी, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं होगी। मतलब जो आम जनता है, जो लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं है, अगर वो भी बिल इंट्रोड्यूस कर सके उसे हम बोलते हैं इनिशिएटिव। नेक्स्ट, रिकॉल। इसमें एक फैसिलिटी है, अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपने फंक्शंस को, अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो वोटर्स वोटिंग करके उसे उसके ऑफिस से रिमूव करवा सकते हैं। रिकॉल बिल्कुल लीगल है, बट ये कुछ ही कंट्रीज में देखा गया है, जैसे कि यूएस, पेरू, इक्वाडोर एंड जापान। और लास्ट, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट में भी रेफरेंडम की तरह ही वोटिंग होती है, पर ज्यादातर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, किसी देश की गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए और स्पेशली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर वोटिंग की जाती है। और ये जो वोटिंग है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होती है और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के होती है। इसमें कास्ट को लेकर, कलर को लेकर और रेस को लेकर कोई भेदभाव नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो हेरिडिटरी पोजीशन को एंजॉय करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में किंग और क्वीन होंगे, उनके आगे बच्चे किंग और क्वीन बन गए, फिर उनके आगे बच्चे किंग और क्वीन बन गए, ऐसे ही चलता जाएगा। बट दूसरी तरफ रिपब्लिक, उसमें हेड ऑफ द स्टेट
हमेशा इलेक्ट होकर आते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट होकर आते हैं, जैसे कि यूएसए में देखने को मिलता है। पर जो टर्म रिपब्लिक है हमारे प्रीएम्बल में, वो इंडिकेट करती है कि इंडिया में जो भी इलेक्टेड हेड है वो प्रेसिडेंट है और वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं फिक्स पीरियड के लिए 5 साल के। और रिपब्लिक को लेकर 2 और बातें बताई गई हैं। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं है, जनता के पास है। जनता डिसाइड करेगी कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैसा होगा, कौन होगा। सेकंड, यहां पर किसी भी क्लास को कोई प्रिविलेज नहीं दिया गया। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो सभी के लिए ओपन है, इसमें किसी के लिए भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो किंग या क्वीन होते हैं। नेक्स्ट, जस्टिस। जस्टिस का मतलब है न्याय मिलना। न्याय मिलने का मतलब ये नहीं है अगर आप किसी कोर्ट में जा रहे हो, आपके केस की सुनवाई हो रही है। न्याय का मतलब है राइट टू फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। अगर आप किसी ब्रिज के नीचे भूखे पेट सो रहे हो तो वो आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, आपकी गवर्नमेंट आपको जस्टिस नहीं दे रही। जस्टिस को हम 3 फॉर्म्स में देख सकते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस डिनोट करता है इक्वल ट्रीटमेंट को, कि सभी सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी को भी कास्ट के बेस पर, कलर के बेस पर, रेस के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, सेक्स के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप काले हो, आपकी ये जाति, आप वोट नहीं डाल सकते। सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेक्शन में प्रिविलेजेस को खत्म कर देना चाहिए ताकि हम एससी, एसटी और ओबीसी जैसे बैकवर्ड क्लासेस को इंप्रूव कर सकें, उनकी कंडीशंस को इंप्रूव कर सके। हमें उनको भी आगे लेकर आना है। इकोनॉमिक जस्टिस में आता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स पर किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। मतलब किसी के पास ज्यादा इनकम है, ज्यादा प्रॉपर्टी है, इन इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमीर को जस्टिस मिल रहा है, गरीब को जस्टिस नहीं मिल रहा, दोनों को जस्टिस मिलेगा। सेम हमने देखा है ना पहले कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा सबको। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तो आपको पॉलिटिकल जस्टिस को टिक नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में सिर्फ सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस आते हैं। तो आगे पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में हम देखते हैं कि हर इंसान को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। हर इंसान चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जा सकता है, हर गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अमीर इंसान ही गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकता है। अमीर, गरीब, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकता है। ये जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया हुआ है। नेक्स्ट, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है हम किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते। हर किसी को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। प्रीएम्बल में लिखा गया कि इंडिया में कोई भी सिटीजन किसी भी थॉट को सोच सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन दे सकता है, किसी में भी बिलीव कर सकता है। अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, किसी में भी बिलीव कर सकता है, किसी में भी फेथ कर सकता है और किसी की भी वर्शिप कर सकता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है। जब हम फंडामेंटल राइट्स को करेंगे तो इसे अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। प्रीएम्बल में दिया गया है कि लिबर्टी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके द्वारा हम इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि जो हमें पसंद है हम वही करेंगे। किसी को लाइसेंस नहीं मिल जाता कि प्रीएम्बल में लिबर्टी दी हुई है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारा मन चाहेगा वही करेंगे। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। हमको जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर ही करना पड़ता है। लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। प्रीएम्बल में जो लिबर्टी टर्म है यह भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही ली हुई है। इक्वालिटी। टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। हमने पहले भी देखा है इक्वालिटी का मतलब है किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेक्शन में किसी को कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी के लिए इक्वल रखी जाएगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब किसी भी अगर कोई प्रोफेशन में जाना चाहता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना चाहता है तो किसी भी रेस को लेकर, सेक्स को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप काले हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप जहां चाहो जा सकते हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रीएम्बल में सिक्योर किया गया इंडिया के जो नागरिक हैं उन्हें इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इक्वालिटी को 3 डायमेंशंस में रखा गया है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक।
इक्वालिटी की काफी टर्म्स हमारे आर्टिकल्स में दी हुई हैं, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 में दिया गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में दिया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। इन्हें जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर देखेंगे तो हम बहुत डिटेल में देखेंगे, इनको बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेटर्निटी की भावना को प्रमोट करता है सिंगल सिटीजनशिप के साथ। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? अगर कोई पंजाब में रह रहा है वो भी इंडियन है, अगर कोई ईस्ट में रह रहा है वो भी इंडियन है, असम में रह रहा है वो भी इंडियन है, अगर कोई साउथ इंडिया में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है या बेंगलोर में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है वो भी इंडियन है। मतलब सभी इंडियंस जो हैं वो फ्रेटर्निटी की भावना को प्रमोट करते हैं। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि इंडिया के हर नागरिक को भाईचारे की स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए। उसके साथ ही जो फ्रेटर्निटी है वो दो चीजें एश्योर्ड करता है, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हमारे इंडिया का जो भी इंसान है वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए भाईचारे की भावना को वो प्रमोट करता है। और जो वर्ड इंटीग्रिटी है ये ऐड किया गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। तो चलिए जल्दी से एक बार सिग्निफिकेंस देख लेते हैं प्रीएम्बल के। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। प्रीएम्बल सिक्योर करता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को। हर इंसान को फ्रीडम है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और हर किसी को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये हमारे प्रीएम्बल में सिक्योर किया गया है कि सबको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फ्रेटर्निटी की भावना को प्रमोट करना और सिक्योर करना डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रीएम्बल का पर्पस है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्लैरिफाई करना कि इसका सोर्स क्या है, नेचर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं। इसमें एश्योर किया जाता है कि इंडिविजुअल की मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसी के साथ प्रीएम्बल की टर्म्स और सिग्निफिकेंस कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज जरूर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर मैसेजेस कर सकते हो। लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।